बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ बहुत सख्त फैसले जो मौजूदा हुकूमत है उसको करने पड़े जी। और आई एम लाइक सरप्राइज्ड कि कई हुकूमतें जो है ऐसी, यानी कि पीपल्स पार्टी भी थी, नून लीग भी थी, उनको ऐसे फैसले करने के लिए कहा भी गया। आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल डोनर्स जी। और वो उन्होंने ये फैसले इसलिए नहीं किए कि उनका वोट बैंक जो है वो कहीं गिर ना जाए, लेकिन ज़रूरी थे ये फैसले उन्होंने किए। आगे ये कैसे लेके चलेंगे मौजूदा हुकूमत वाले, पीटीआई वाले इन फैसलों को, क्या उसके बाद अगर ये प्रॉपरली उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट ना कर सके तो फिर डेफिनेटली इनके लिए इश्यूज खड़े होंगे, जब इन्हें जाके अवाम को फेस करना पड़ेगा या अवाम के पास जाके इन्हें वोट लेने पड़ेंगे। वो सिचुएशन जब बनेगी इनके लिए, और अगर ये इम्प्लीमेंट ना कर सके इन फैसलों पे जिस तरीके से चलना चाहिए, तो मेरे ख्याल में एक सिचुएशन बनेगी। जैसे एक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी के लिए सारी पार्टीज़ को कहा गया, पीटीआई वाले तो मान गए। उसके अलावा जनाब डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी के लिए नून लीग को कहा गया, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। पीपल्स पार्टी को कहा गया, उन्होंने हाँ ना में करके काम चला लिया, अपना जो वक्त था पूरा कर लिया। लेकिन देन अगेन अगर पीटीआई वाले अगर ये मौजूदा जो फैसले जो किए इन्होंने इस पे अमल दरामद ना करा सके, आई वुड से लाइक 90% भी ना करा सके, तो इनके लिए एक बहुत बड़ी सिचुएशन होगी। और वो सिचुएशन ये होगी कि आइंदा इनको वोट मिलना बहुत मुश्किल काम होगा। अभी भी पीटीआई वाले हीट फेस कर रहे हैं, और हीट इस तरह फेस कर रहे हैं कि जो महंगाई है, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। और गवर्नेंस के इश्यूज जो है पीटीआई वालों के, अगर जो भी बात करता है उनके लिए एक इशू खड़ा हो जाता है, वो सबसे पहले ये बात करते हैं कि जी गवर्नेंस ठीक नहीं है जी, अपनी कैबिनेट जड़ी है जी उन्होंने ठीक करन जी। कैबिनेट अगर ये ठीक नहीं करेंगे, अपने अपने बंदे जो इर्द गिर्द हैं इमरान खान साहब के, उनको ठीक नहीं करेंगे, तो फिर भी इनके लिए इश्यूज खड़े होंगे। जो मेरी इतलात है वो ये है कि जनाब कैबिनेट के अंदर रीशफल होगी, कैबिनेट के अंदर चेंजेस लाई जाएंगी, लेकिन वो जो चेंजेस लाई जाएंगी उससे कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस पॉइंट ये है पीटीआई की हुकूमत के पास इस वक्त, वो ये है जनाब के जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और हुकूमत जो है, यानी कि पीटीआई की हुकूमत जो है वो एक पेज पे है। इससे पहले हमने ये देखा, वो ऐसे ही इसी किस्म की बातें देखी। मैं इसमें एग्जेम्प्ट करूंगा पीपल्स पार्टी को, क्योंकि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में भी एक्सटेंशन दी गई एक आर्मी चीफ को, कियानी साहब की मैं बात कर रहा हूँ, और उनके जो ताल्लुकात थे, जो ताल्लुकात पीपल्स पार्टी के थे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो इतने बुरे नहीं थे। लेकिन नून लीग के साथ हमेशा यही रहा कि नून लीग वालों के इश्यूज खड़े ही होते रहे और हमेशा खड़े होते रहे, और वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होते रहे। एंड सो मच सो कि जब भी कोई दौरा बाहर का होता था तो नून लीग वालों की जो लीडरशिप होती थी वो जाके यही कहा करती थी, शिकायत किया करती थी कि जनाब जो फौज वाले हैं हमें काम नहीं करने देते। लेकिन इस बार आपने देखा जो भी रिजल्ट्स आएंगे बाद में, वो तो बाद की बात है जी, लेकिन अभी आपने देखा कि मौजूदा हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी जाते हैं अमेरिका, उनके साथ जनाब आर्मी चीफ भी साथ जाते हैं, विच वॉज अ न्यू थिंग एंड अ प्लस पॉइंट कि दोनों एक फ्रीक्वेंसी पे है। एंड इट वॉज अ मैसेज कन्वेड इंटरनेशनली कि यहाँ पे कोई चीज़ जो है बाहर नहीं है, हमें कोई एनर्जीज ये यहाँ पे वेस्ट नहीं करनी पड़ेंगी एक दूसरे के खिलाफ, हम दोनों एक पेज पे, यानी कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पे है। लेकिन जो डे टू डे इश्यूज हैं उनको क्या एड्रेस कर सकेगी पीटीआई या नहीं कर सकेगी, मैं इस पे बात करना चाहूँगी जी। मेरे साथ मौजूद हैं अली नवाज अवान साहब पीटीआई से, नाज बलोच साहिबा पीपल्स पार्टी से, और सलमा भट्ट साहिबा मुस्लिम लीग नून से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ़ लाए। मेरे ख्याल में अली साहब आपसे शुरू कर लूँ। मुझे अपोजिशन जो है उसके पास इस वक्त जो मुझे समझ आ रही है, अब आगे क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन इस वक्त तक अपोजिशन के पास कोई टफ टाइम देने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोगों को टफ टाइम दे सके। लेकिन फिर भी आपकी गवर्नेंस पे भी सवाल उठता है, और आपकी जनाब जो जिस तरीके से महंगाई हुई है उस पर भी सवालात उठते हैं। जो आपने स्टेप्स लिए, यानी कि पीटीआई हुकूमत ने जो स्टेप्स लिए, उनके समरात जो है वो मुझे फौरी तौर पे आते हुए नजर नहीं आते। लेकिन इमरान खान साहब ने एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी इवॉल्व की हुई है। शॉर्ट टर्म और मिड टर्म स्ट्रेटजी कहाँ है, और ये ना हो कि शॉर्ट टर्म और मिड टर्म स्ट्रेटजी ना हो तो लॉन्ग रन में इश्यूज खड़े हो जाए।
उसको कैसे एड्रेस करेंगे? थैंक यू। बिल्कुल, हम जो इंट्रो दिया है वो बड़ा जबरदस्त दिया है, और बिल्कुल इसमें जो पॉइंट आउट की चीजें, अब ये नहीं कह रहे कि दूध की नहरें बहने लगती हैं और सारी चीजें, महंगाई की आपने बात की बिल्कुल हुई है, पर जो अच्छी चीजें हुई हैं मैं उस पर थोड़ा आपको बता देता हूँ। सबसे जो पाकिस्तान में जिस हालत में मिला था वो वशी भाई, वो आपको पता है, हमारा इकोनॉमी, हम डिफॉल्ट के करीब थे, 2 हफ्ते के हमारे पास टोटल फॉरेन रिजर्व रह गए थे, और हमारी जो आगे कमिटमेंट जो 4 महीने की थी हम उनको पूरा नहीं कर सकते थे। फिर हमारी जो ब्रदर ममालिक है उन्होंने खान साहब के साथ मिलकर हमें जो बेल आउट किया, और उसके बाद जो हमने हार्ड मेजर्स लिए, टफ मेजर्स लिए, जिसकी आप निशानदेही कर रहे थे अपने इंट्रो में, उसका एक साल बाद समरात आने शुरू हो गए। देखिए, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला था जो इकोनॉमिक फाइनेंशियल एंड पे, वो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट था, जो $19 बिलियन पे खड़ा हुआ था। आपकी जो इम्पोर्ट थी वो $63 बिलियन पे थी, और जो आपने एक्सपोर्ट थी वो पिछले 5 साल में कम होकर $23 अरब पे खड़ी हो गई। तो आज दफा के जो जुलाई के रिजल्ट्स आए हैं, स्टेट बैंक ने जो भी रिजल्ट दिए हैं, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट $13 अरब पे चला गया, मतलब $6 अरब की उसमें कमी आई है। हमने IMF के पास जो गए हैं, हमें $6 अरब का उन्होंने पैकेज दिया है, और खुद हमने अपने पास से मुश्किल मेजर्स लेके, और जो आप बाकी ठीक बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल होता है ये मेजर्स लेना, जो डायरेक्टली महंगाई होती है उन चीजों से और डायरेक्टली इफेक्ट होती है अवाम, और $6 अरब करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया, $7 अरब आपका ट्रेड डेफिसिट कम हो गया, आपकी इंपोर्ट्स 12% जुलाई की जो अभी स्टेट बैंक ने रिपोर्ट दी है कि उसमें आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी। ये वही समरात है कि पहले जो पाकिस्तान की इकोनॉमी थी वो सारी की सारी इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बना के रख दी थी। अब स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज पाकिस्तान में बंद हो रहे थे, लॉन्ग आपके जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो खत्म होने के करीब थी, हर चीज इंपोर्ट थी। डॉलर को आप पाकिस्तानी रुपये को आपने सब्सिडाइज किया हुआ था, लेकिन अली साहब अभी भी डॉलर को कहीं रोक नहीं सक रहे आप। मुबशिर भाई, पिछले 2 हफ्ते से आप देखें, पहले दो महीने वो बिल्कुल एक जगह पे रुका रहा है, और अब पिछले 2 हफ्ते से उसका बैकवर्ड ट्रेंड जारी है। 157.50 पे ट्रेड हो रहा है ओपन मार्केट में, और वो आगे जो डॉलर जो डील करते हैं, वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो मार्केट को फोरकास्ट कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगले 2 महीने तक हम इसमें कोई चेंज आती नजर नहीं देख रहे, जो देख रहे हैं वो कमी की तरफ देख रहे हैं। लेकिन अली साहब एक और भी इशू है ना, अली साहब एक और भी इशू है, कई आपकी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिन्होंने रिटर्न लिख के दिया हुआ है कि डॉलर के अंदर अगर आपने कोई ट्रेड करनी है आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा आने वाले से महीनों में, तो वो 180 रुपए के हिसाब से करें। नहीं, ये देखिए, ये हुआ क्या, मैं आपको बताऊँ, कहते कोई 6 लोग हुई आलम सर, वो आपने सुना ही हुआ। हमारे इसहाक डार साहब हैं जो $100 के नाम से बहुत मशहूर थे, उन्होंने आके टीवी इंटरव्यू में कहा कि मेरी बात हुई है और ये डॉलर 180 तक जाएगा। अब देखिए, इतनी वॉलेटाइल मार्केट है, आपका सारे का सारा डिपेंड है कि आपके फॉरेन रिजर्व नहीं है, आप IMF के पास जा रहे हैं, आप अपने दोस्त ममालिक के पास जा रहे हैं डॉलर लेने, आपने लोगों दुनिया के पैसे वापस करने हैं, आपका कर्जा $96 अरब तक जा पहुंचा है, और ऐसे में आगे अभी आप स्टेटमेंट देते हैं, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। जो भी डीलिंग हो रही है वो 160, 157, आज आप करना चाहते हैं 157.50 पे होगी, अब फ्यूचर करना चाहते हैं उसका अलग रेट होगा, तो 180 वाली कोई बात नहीं। Where is the economic activity, अली साहब? Where is the economic activity? सारी स्पेकुलेशन बेस्ड थी, पर उसकी तरफ देखिए, अब जो बेहतरीन चीज, अच्छे मेजर्स हो रहे हैं, मैं उसकी बात। सेकेंडली, इसमें मसाइल आएंगे जो आपने अपने इंटरव्यू में भी बात की है, और वाकई बहुत। अब देखें, ये जो डॉक्यूमेंटेशन वाली बात है, ये खान साहब अपने लिए तो नहीं कर रहे, हमारे मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं, और उन्हें बहुत टफ डिसीजन लिया। आपने देखा, हड़तालें भी फेस कर रहे हैं हम, और फ्यूचर में भी सारे कह रहे हैं कि हम अगर आप फिक्स टैक्स लगाएंगे तो ये होगा, आप रिटेल टैक्स लगाएंगे तो ये होगा, पर हम उसकी तरफ जा रहे हैं। और उसकी वजह से पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी इस तरह नहीं हुआ कि एक साल के अंदर 1 मिलियन नया आपका टैक्स फाइलर आया है। आपकी जो एमएनएससी है उसमें 1,32,000 नया टैक्स फाइलर आया है। तो हमारा असल जो चीज थी कि हम डॉक्यूमेंट करना चाह रहे हैं इकोनॉमी को, हमने टैक्स टू जीडीपी रेशो जो हमारी 11% में थी, हमने खुद इस दफा 12.5% में रखी है। that's a plus point। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी इज अ प्लस पॉइंट, वो ठीक है, आपको क्रेडिट दे दिया मैंने, शुरू में दे दिया आपको क्रेडिट, लेकिन मुझे इस वक्त मुझे शॉर्ट टर्म की तरफ अगर मैं आऊँ तो शॉर्ट टर्म पॉलिसी क्या है? क्योंकि एक्टिविटी जो है वो इट हैज टू बी लाइक 3 pronged स्ट्रेटेजी ना, शॉर्ट टर्म भी, मिड टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। लॉन्ग टर्म तो हमें नजर आ रही है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी आपकी ठीक है, बट वेयर इज द शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म स्ट्रेटेजी?
वो हमें नहीं नजर आ रही। आपका जो फिजिकल डेफिसिट था वो 2.37 ट्रिलियन था। We got that point जी। बिल्कुल, आप उस फिजिकल डेफिसिट को हमने कम करना है। अगर हम इस साल में जो हमारी रिसीट्स हैं हम 6,500 अरब रुपए पे ले जाते हैं, भारत पीएसजीपी के मतलब आप 100% उसे ग्रोथ दे सकते हैं। Okay, I got your point. Let Naz respond to this one. Ji. Naz Bibi, do you think their strategy is working as far as the business is concerned, या उसमें थोड़ा टाइम लगेगा? और अगर टाइम लगेगा तो क्या आप या बिजनेस कम्युनिटी जो है उसको बताए दे विल बाय दिस टाइम, यू नो, उसको सहल जाएगी, समझ जाएगी, सीख लेगी, या उसमें एडेप्टेबिलिटी होगी बिजनेस कम्युनिटी की? Bismillahirrahmanirrahim. Rana sir, I fail to understand that what sort of a strategy is it to make economic and create economic bloodbath at the cost of economic bloodbath. अगर आप समझते हैं कि ये एक इकोनॉमिक रिवाइवल होगा और ये एक तकलीफ का मरला है, इससे प्रोसेस होकर जो है चर्न होकर हम इम्प्रूव होकर निकलेंगे एट द कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक ब्लडबाथ, मतलब ये कि हालात आप देखें कि 71 साल का कर्जा जो है वो 30,000 अरब और पीटीआई का 1 साल का कर्जा 10,000 अरब, यानी कि आप दूसरों को चोर चोर डाकू कहकर गालियां देते रहे जिस बात के ऊपर आपने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया और आप कह रहे हैं कि वी आर बेटर देन देम। अगर आप लोग अगर होते नाज बीबी, अगर आप लोग इनकी जगह होते तो आप लोग क्या करते? नहीं, मेरी गुजारिश सुनिए ना। 9.8 बिलियन डॉलर वापस किए हमने। वो कह रहे 9.8 बिलियन वापस भी किए। देखिए, पीपल्स पार्टी के 5 साल का रिकॉर्ड 7,500 अरब का था, इन्होंने वो 1 साल के अंदर तोड़ दिया, 1 साल के अंदर। फिर आप ये देखें कि पेट्रोल की कीमत 95 से 118 तक ये फी लीटर पे पहुंच गया, डॉलर 123 पे इनको मिला था 160 पे पहुंच गया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नोज डाइव करके नीचे आई है। ये कहते थे हमारी हुकूमत आएगी, लोगों का एतबार बढ़ेगा और लोग इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान के अंदर। आपके पास अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर इतनी हुई है कि नोबडी वांट्स टू इन्वेस्ट राइट नाउ। फिर आपने जो है कर्जे 30,000 तक आप 30,000 अरब तक आप कर्जे लेके जा चुके हैं। बिजली 9 रुपए फी यूनिट से 15 रुपए फी यूनिट आपने महंगी कर दी। लेकिन दूसरी तरफ आप अपने चंद कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट डोनर्स को जो शायद आपको डोनेट करते हैं, फंडिंग करते हैं, उनको आप रिलीफ देने के लिए आप गैस के नरखों के अंदर जो है 208 बिलियन का वेव ऑफ दे रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को, पावर प्लांट्स को कराची के अंदर, सिंध के अंदर। ये अचानक से आपको जो है इंडस्ट्रीज जिन्होंने फायदा भी उठाया, जिन्होंने मुनाफा भी कमाया, उनको तो आप वेवर उठा के 208 बिलियन का दे सकते हैं, लेकिन एक आम गरीब पाकिस्तानी को जो मजदूरी करके दिन रात मेहनत करके अपने घर का बिल जमा करता है, उसको तो आप नहीं बख्श रहे। उसको तो पेट्रोल में भी टीका, उसको गैस में भी टीका, उसको बिजली में भी टीका, उसको दवाओं में भी टीका, उसको आटे में भी आप नहीं बख्श रहे। हर चीज के अंदर आपने टैक्स की मद में जितना इजाफा करके एक आम पाकिस्तानी को आपने कोई रिलीफ नहीं दिया। फिर घूम फिर के बात क्या होती है जनाब, हमने ऑस्टेरिटी कर दे दी है। एक ऑस्टेरिटी के चक्कर में आप जो है कहीं पर आप ऑस्टेरिटी कर लेते हैं, दूसरी तरफ एक मुशायरा कर देते हैं, ऑस्टेरिटी के पूरे पैसे आपके मुशायरे में चले जाते हैं। सो आई डोंट सी कौन सा मुशायरा क्यों पिछले दिनों में किया था ना मुशायरा, हुकूमत ने, इन्होंने मुशायरा कर लिया था, बहुत जबरदस्त किस्म का मुशायरा किया था और उसके बाद जो है सारे पैसे चले गए। फिर तोते के ऊपर लग जाएंगे, रातों रात पिंजरों के ऊपर लग जाएंगे, फिर हम शोर मचाएंगे, फिर वापस हो जाएंगे। देयर इज अ लैक ऑफ सीरियसनेस एंड इट्स नॉट ओनली मी। आप असद उमर साहब की बातें उठा के देख लें, वो खुद क्या कहते हैं कि आप शुगर मिल वालों को जो है वो आप सपोर्ट दे रहे हैं, आप शुगर मिल वालों को जो है उनको जिनकी मिलें हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको आप सपोर्ट दे रहे हैं, और एक आम काश्तकार को रिलीफ कोई नहीं है। जो इस्तेमाल घरों में चीनी कर रहे हैं लोग, उनको रिलीफ नहीं है। ओके, व्हाट यू वांट टू से इज कि जो पॉलिसी है वो स्टैटिक नहीं है, ऊपर नीचे हो रही है। इट्स अ रॉकी सिचुएशन। What I mean to say is that this is an anti-poor policy. Okay. ये जो एंटी पुअर एक आम गरीब इंसान की मैं अगर बात करती हूँ तो मुझे जाती तौर पे 1 साल के अंदर पीटीआई ने जो बड़े बड़े दावे किए उसमें से एक भी दावा अवामी फैसला मुझे नजर नहीं आ रहा। गॉट योर पॉइंट नाज बीबी। जी अली साहब, यू वांट टू रिस्पोंड टू दिस वन? जी बिल्कुल, देखें आपने इन्होंने डिवैल्यूएशन हुई है। अब पीपल्स पार्टी का पहला साल उठाने 34% डिवैल्यू किया था इन्होंने डॉलर को पहले साल में। ये बिजली की रेट की बात कर रहे हैं, मुशर्रफ के टाइम पे 2.5 से 3.5 रुपए यूनिट होता था, पहले साल में ये 8.5 रुपए पे यूनिट ले गए, जब पूरे 5 साल इनके टेन्योर में पाकिस्तान में बिजली नहीं थी। फिर इन्होंने बात की कि अब आपने सब्सिडीज दे रहे हैं, हम
कर रहे हैं। इस मुल्क उस वक्त तक स्टेबल नहीं हो सकता जब तक इस मुल्क की एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगे। हमारे लिए सबसे बड़ा मसला क्या है? बट व्हाट अबाउट दिस वन अली साहब, व्हाट अबाउट दिस वन? नाज बीबी कह रही है कि ये एंटी पुअर पॉलिसीज हैं। एंटी देखिए, मैं अब फिर जो हमने इकदाम उठाए हैं उससे महंगाई हुई है और ये जेन्युइन बात है। और जो ये हमें कह रही है, देखिए अगर जिस मुल्क पे $96 अरब कर्जा हो और जिसने अपने अगले साल जिस साल वो आए हैं $10 अरब आपने कर्ज वापस करना है और उसके आपके पास 2 हफ्ते के रिजर्व पड़े हुए हैं, तो आपके पास क्या हाल है? इसके अलावा आपने मेजर्स लेने हैं, आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है, आपने अपना टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ाना है जो 11 से 5.5। अच्छा, सिचुएशन है, इट्स अ सिचुएशन। व्हाट यू वांट टू से इज अली साहब, व्हाट यू आर सेइंग इज मुबशर भाई 11 साल से इनकी हुकूमत है। ये तो सवाल, इनसे सवाल होने चाहिए कि आपके लाड़काना में आपने एड्स बना दी, घर में गजाई जिनात से बच्चे मर रहे हैं, हारी की आप बात करते हैं, 200 अरब रुपए की गंदम चोरी हो जाती है, 20 अरब रुपए के आपके जूट बैग चोरी हो जाते हैं, कराची को कचरा कुंडी बना दिया है, पानी उस शहर में नहीं है जो 70-90% पूरे पाकिस्तान को सपोर्ट कर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नाज बीबी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं एक मिनट आपके पास आता हूँ नाज बीबी। मैं बिल्कुल आपको, मैं कराची का जो मसला है, सिंध का जो मसला है जो अली साहब रेज कर रहे हैं, मैं इस पे आपका रिस्पॉन्स जरूर चाहूंगा कि ये बहुत बड़ा इशू है। मैं इस पे आता हूँ, एक मिनट आता हूँ नाज बीबी, आप बिल्कुल तसल्ली से इसका जवाब दीजिएगा। एक छोटी सी ब्रेक दी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। सलमा बीबी, आखिरी जो 6 माह थे जब मियां नवाज शरीफ साहब नहीं थे और आपने दूसरे वजीर आजम रखे थे, वहाँ पे अब्बासी साहब को रखा था, उस दौरे हुकूमत में बताए वो जो स्पेल था आपका, वो जो स्पैन था, उसमें कुछ ऐसे फैसले आप लोगों ने यानी कि नून लीग की हुकूमत ने किए थे जाते जाते कि जो मुद्दा जो पड़ गया, जो बोझ जो पड़ गया, वो सारा पीटीआई पे पड़ गया। और जो एंटी पुअर यहाँ पे बात हो रही है कि एंटी पुअर जो यहाँ पे स्टेप्स ले रही है हुकूमत, इसके बारे में क्या कहेंगी आप? जी बहुत शुक्रिया मुबशर। मेरा ख्याल है कि मुद्दा इन पे कोई माजी की हुकूमत का नहीं पड़ा था, ये खुद अपने लिए बजाते खुद एक मुद्दा है। अच्छा। और वो मैं इस तरह से कहना चाहूंगी जैसे कि आपने बात की कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी की, अब अगर आप माजी को इल्जाम देते रहेंगे तो वो तो आप अगले 10 साल भी आपको हुकूमत मिलती रहे और आप बैठे रहे और आप माजी को कोसते रहेंगे। आपके ख्याल में पीटीआई की हुकूमत अगले 10 साल तक रहेगी? आप मेंटली प्रिपेयर्ड है इस चीज के लिए? नहीं बिल्कुल, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अच्छा। अल्लाह ना करे। लेकिन मैं जहां तक बात रही, आपने डॉक्यूमेंटेशन की बात की, कुछ चीजों को मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगी। तो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो नून की हुकूमत में आपने कहा कि नहीं हुई थी। पीआरए, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, पहली दफा 2012 में बनी थी और नून की हुकूमत में, शहबाज शरीफ की हुकूमत में बनी थी। और पीआरए बनने के बाद वहां पे 1200% टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर इजाफा हुआ था पिछले चंद सालों में। फिर जो हमारा जो ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में 5 सालों में जो टैक्स रेवेन्यू है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, वो 1800 बिलियन से 3900 बिलियन पे गया था, ऑलमोस्ट डबल को भी एक्सीड कर रहा था। और जहाँ तक रही बात डॉक्यूमेंटेशन की, तो हमारा मुल्क थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, ये आप देखें अगर इकोनॉमी का आप स्ट्रक्चर उठा के देखें तो वहाँ पे जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है वो ही हमेशा एक साई ऑफ रिलीफ बनती है उस दौर में जब इकोनॉमी मुश्किल में आती है, जब ट्रबल में आती है, जैसे कि आजकल का दौर भी है। तो ये जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है इसकी बहुत हैसियत है इस मुमालिक में। मैं ये नहीं कहती कि इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं कहती कि इनफॉर्मल इकोनॉमी से क्या मुराद है सलमा बीबी आपकी? इनफॉर्मल मीन यानी कि ब्लैक इकोनॉमी से बहुत सारे ऐसे जो स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल बिजनेस हैं, वही इस वक्त में हमें सांस लेने का मौका देते हैं। जो लोकल इंडस्ट्री है, जो लोकल मैन्युफैक्चर है, जो छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्री है, वो हमारे लिए ब्रीदिंग स्पेस बनती है जब हमारी मईशत जो थी वो क्रंच में आती है। देखिए मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ बाय प्रोफेशन और ना मैं कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट हूँ, मैं एक ऑब्जर्वेशन अपनी दे रही हूँ कि जो जो चीज़ें मैंने अब तक देखी। दूसरी बात रही, मेरे भाई ने कहा कि $6 बिलियन की कमी आई है करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। तो मैं ये बताती चलूँ, इनका मुगालता दूर करती चलूँ, पीटीआई ने आजकल ये बहुत शोर मचाया हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है ना वो पूरी पढ़िए, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर 3 मेन कंपोनेंट्स हैं इंपोर्ट के, जिसमें से एक है रॉ मटेरियल, एक है मशीनरी और एक है पेट्रोलियम। बाकी ये चीज, बटर, शैम्पू ये एक छोटा सेगमेंट बनता है। अब रॉ मटेरियल कहाँ इस्तेमाल हो जब आपकी इंडस्ट्री खत्म हो गई है, जब आपके कारोबार बैठ गए हैं, मशीनरी नहीं आ रही है, और रॉ मटेरियल कब आएगा? जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रही तो रॉ मटेरियल इस्तेमाल कहाँ पे होगा? जब आपके अंदर यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लग रही। आपकी खुद इनकी इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट कहती है कि -2% जो है वो चली गई है शरह
तरक्की की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में और लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहाँ खड़ी है, तो आप मशीनरी लाके कहाँ खपत करेंगे। दूसरी बात है पेट्रोलियम की जो प्राइस है वो इंटरनेशनल मार्केट में क्योंकि कम हुई है, तो उसके अगेंस्ट, उसके इंपोर्ट के अगेंस्ट वैल्यू गिरी है। इसलिए ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमारे पाकिस्तान के तनासुब में जो कम हुआ है, ये को खुश आइंद नहीं है, ये एग्जैक्टली वो मिसाल है, ऑपरेशन इज डन सक्सेसफुली, द पेशेंट हैज डाइड। ठीक है, ये हमारे लिए खुश आइंद बात नहीं है। ये डेफिसिट कम नहीं हुआ, ये नलायकी है जिसकी वजह से 6 बिलियन अरब का खसारा हुआ, इंपोर्ट्स कम हो गई है, प्रोडक्शन खत्म हो गई है, इंडस्ट्री लगनी बंद हो गई है। पहला मुगालता तो ये है। दूसरी बात है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि पिछले साल में जो एक्सपोर्ट बढ़ी है, डॉलर की कीमत आपके सामने कहां चलेगी, उसके अगेंस्ट जो एक्सपोर्ट्स हुई हैं, उस एक्सपोर्ट्स के अगेंस्ट वैल्यू ऑफ मनी जो है वो पाकिस्तान में नहीं, उस तरह से नहीं आई जिस तरह से आउटफ्लो हुआ है एक्सपोर्ट का, इनफ्लो ऑफ मनी वो नहीं हुआ। तो वो कहां गया, पूछिए उस कारोबारी तबके से जो एक्सपोर्टर है कि वो इन पे एतमाद क्यों नहीं कर पा रहा, वो एक्सपोर्ट के अगेंस्ट वैल्यू ऑफ जो पैसा है वो यहां क्यों नहीं आ रहा। तीसरी बात आपने बात की कि इनको IMF ने 6 बिलियन डॉलर देना 3 सालों में, उसमें से भी सिर्फ 1.65 बिलियन डॉलर है जो इस्तेमाल किया जा सकता है, बाकी पैसा इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। वो आएगा अकाउंट में दिखा के आप बाकी चंद ममालिक जिनको आप दोस्त ममालिक कह रहे हैं, दोस्ती की इंतहा तो आपने देख ली, आज जो सिविल अवार्ड पहनाया गया है मोदी साहब को बुला के वहां पे, वो जो ममालिक है ना, दोस्त ममालिक जिनसे इन्होंने वो 6 अरब डॉलर बैंकों में पड़ा हुआ दिखा के शो करके चंद एक कर्जे लेने हैं और उसके बाद बगैर इस्तेमाल किए वो पैसा IMF वापस ले जाएगा। तीसरी बात में आप जो कह रहे हैं ना, जो डॉक्यूमेंट हो रही है यहाँ पे, डॉक्यूमेंटेशन जो ना ये हुकूमत नहीं कर रही, माजरत साहब राना साहब, ये याद रहे कि IMF कर रही है, ये IMF की पॉलिसी है जो IMF को सूट करती है। तो तन्वी कह नहीं रही थी ना, IMF तो आपको भी कहती रही थी, आप लोगों को नहीं किया इस वक्त। राणा साहब एक और, हाँ हमने नहीं किया था क्योंकि हम पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों का मुफाद हमारे लिए पहले, IMF का मुफाद हमारे लिए पहले नहीं है। लेकिन IMF के पास तो जाते भी रहे, IMF के जो कंट्री हम लोग जाते रहे और हम वाहिद वो हुकूमत है, 21 IMF के प्रोग्राम लिए गए पाकिस्तान में। 2015 में वाहिद और पहला नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत का IMF का प्रोग्राम है जो मुकम्मल किया गया, जो वापस किया गया, जो रैप अप किया गया, जिसकी किस्तें अदा की गई और उसके बाद हमने IMF को खैरबाद कहने का अंदिया दिया। ये वही हुकूमत है, याद रखिए 21 प्रोग्राम में से वाहिद एक प्रोग्राम हमारे दौर में मुकम्मल हुआ है। तीसरी बात, आजकल आप देखिए IMF क्या कर रही है, उनकी पाकिस्तान के अंदर जो कंट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जा जाके और कुछ निजी तालीमी इदारों में जा जाके प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि IMF की कितनी खिदमात है यहाँ पे और वो क्या क्या करने जा रहे हैं, और हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स को IMF के अकॉर्डिंगली किस तरह चलना चाहिए। तो IMF हमारे ऑपरेशंस तक और फंक्शंस तक यहाँ तक जाके मुदाखलत करें, आप जाके तस्दीक कर लें चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाके उनकी कंट्री। पहले IMF वाले नहीं जाके कहते थे, आप लोगों को कहते थे, आप लोग इम्प्लीमेंट कर देते थे। इस बार वो अगर जाके बोल रहे हैं चैम्बर्स में जाके, तो हम इम्प्लीमेंट करते थे। हम जो जब हम उनके साथ बायलैटरल डिस्कशंस करते थे, हम उनके साथ किसी जगह पे खड़े होते थे, हम अपनी 22 करोड़ अवाम को सिर्फ हाथ में हथेली में लेके बेचने के लिए नहीं हर वक्त फिरते रहते थे। हम इस तरह की हरकतें नहीं करते थे। पहले IMF को पाकिस्तान दे दो, IMF को नुमाइंदे बुला के पाकिस्तान में बिठा दो, उसको बेच दो, फिर कभी अमेरिका के आगे जाके बेच दो, हर जगह जाओ और दूसरी तरफ चले जाएंगे। कौन सी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, नहीं एक मिनट, कौन सी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी आप दे रहे हैं इस पॉलिसी के तहत। मैं बताना चाहूंगी ये वही मुल्क है जहां पे इन्फ्लेशन आज 13% को छू रही है, ये वही मुल्क है जहां पे तरक्की जो है उसकी शरह 3% से गिर के 2.4% आ गई। इनका अपना इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 कहता है कि एक भी कोई ऐसा शोबा नहीं है जहां पे तरक्की का हदफ पूरा किया गया हो। आप ज़राअत को उठा के देख लें जो कि पाकिस्तान की बैकबोन है, उसमें 3.8% तरक्की का हदफ हम छोड़ के आए थे, जो आज महज 0.8% पे खड़ा हुआ है। अच्छा ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट सलमा बीबी। ब्रेक लेनी पड़ेगी, ब्रेक ले लूं, कंपल्शन है, वापस आते हैं और फिर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आप जरा सलमा बीबी को रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे अली साहब? जी जी मुबशिर भाई, मैं तो हंस रहा हूं इनकी बातों से। पाकिस्तान का जो टोटल कर्जा था इन दोनों की पिछले 10 साल की रिजीम निकालने से पहले वो 6,000 अरब था, और जब इनकी रिजीम्स गई हैं तो पाकिस्तान का जो कर्जा है 30,000 अरब रुपए में ये लोग छोड़ के गए, जो खुद मान रही है कि हम इनफॉर्मल इकोनॉमी को प्रमोट करते थे। दुनिया में कहाँ इनफॉर्मल इकोनॉमी को प्रमोट किया जाता है? इन्होंने कहा कि हमारी GDP 5.8% थी, इकोनॉमी 5.8% कहते हैं हमारी GDP ग्रोथ थी, जो उन्होंने खुद कह रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट कहते हैं वो 4.8 कहते हैं, पर जब 5.8 भी मान लेते हैं तो फिर तो इनकी एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए थी ना।
फिर इनकी जो पीपल्स पार्टी $25 अरब में एक्सपोर्ट छोड़ के नहीं थी और इनकी जो जीडीपी 5.8% में थी, तो मुझे बताया फिर $1.5 अरब आपकी एक्सपोर्ट कर क्यों गई? आप वापस $23 अरब में कैसे आ गए? आप अगर कर्जे ले रहे हैं 24,000 अरब रुपए के और आप कह रहे हैं कि ये हमारी इकॉनमी बहुत अच्छी है, दुनिया में कौन सी इकॉनमी है जो 83% और जीडीपी उसको कर्जे के ऊपर चल रही हो? मेरे लिए भी बहुत आसान काम है, हम भी पूरी दुनिया से कर्जे रिस्पॉन्ड करूंगी, सब्सिडाइज करना शुरू कर देते, हमने अपने पास से तो देने नहीं है, पैसे देने नहीं है, हमने कोई स्टेट से पैसे तो देने नहीं है, हमने तो वही पैसे देने हैं जो हमने कलेक्ट कर रहे हैं और हमने उसका कोई तरीकाकार रखना है। और ये वही मोदी साहब है जिनको अबू धाबी ने जो दिया है, ये उनकी लेकिन सरमनी में भाग करते थे, सारी डिप्लोमेसी हो रही होती थी, वही आरएसएस के मेंबर है जिनके साथ मिलकर इनकी गवर्नमेंट ने लॉ डिक्लेरेशन किया था। अच्छा चले, जो शिमला मुआहदे की कंटिन्यूटी में किया था, थर्ड पॉइंट से खत्म कर दी थी। ये कौन सी बात करते हैं इकोनॉमी की? अगर इकोनॉमी इनकी इतनी अच्छी होती तो पाकिस्तान के ऊपर 24,000 का कर्जा ये चला। चले, आपकी बात रिपीट हो रही है अली साहब। सलमा इसमें जरा क्विक रिस्पॉन्स सलमा, मैं नाज के पास जाना चाहूंगा। क्विक रिस्पॉन्स देखिए, ये जी क्विक रिस्पांस ये कि मुझे नहीं पता ये क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन हमें तो ये पता है कि हमारे 5 साल दौर में, उससे पहले पंजाब में जो 10 साल दौर है, उसमें एक आम बंदा रोटी खा के सोता था, बच्चे को खाना खिला के सोता था, स्कूल की फीस दे के बच्चे स्कूल भेजता था, वर्दी पहनते थे, दाल खाने के काबिल थे लोग, पेट्रोल गाड़ियों में और मोटरसाइकिलों में भर के काम पे जा सकते थे। आज वो वक्त आ चुका है जब सिर्फ चीनी की अभी तक कीमत, अब मुझे भी बोलने दे, अब मुझे बात करने दे, मैं आपकी बात में नहीं बोली, बात में नहीं बोलेंगे। अब मेरी बात सुने, आज चीनी की कीमत रुक ही नहीं पा रही क्योंकि पता नहीं किसको फायदा पहुंचाना है। आज पेट्रोल 118 रुपए पे पहुंच चुका, आज दाल की कीमतों में 20% ये रेपिटेशन हो रही है बात की। आज मैं एक मिनट में आज अब आप कोई किसी चीज का कैसे कह सकते हैं नाज बीबी के पास जा रहा हूं मैं। अच्छा सलमा बीबी, आई गॉट योर पॉइंट जी। नाज बीबी, आपको रिस्पांस देना है। अली साहब ने कहा कि सिंध में आप लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया, अब बेड़ा गर्क जो कर दिया उसकी तफसील भी बता चुके, आपका रिस्पांस? देखिए, बात यह है कि बेड़ा गर्क जो है वो तो पेशावर और बीआरटी का किया हुआ है। इन्होंने फूलों के शहर को खड्डों का शहर बना दिया। एक बीआरटी नहीं बनी, और बनी तो ऐसी बनी कि स्कैम से भरपूर बनी तो ऐसी बनी कि इतनी उसके ऊपर करप्शन हुई है, इतना उसके अंदर जो मिसमैनेजमेंट हुई है, उसकी इंतहा पूरे पाकिस्तान में किसी सड़क की नहीं मिलती जितनी इन्होंने बीआरटी में घपले किए हैं। तो एक बीआरटी 5 साल हुकूमत के अंदर इनसे बनी नहीं, कोई केपीके के अंदर किसी किस्म का आपने आवाम को दिया नहीं। अब अच्छा ठीक है, ओके कर लें, आप पॉलिटिक्स कर लें, चलें आप सियासत बराए मैं गुजारिश कर रही हूँ, आप मेरी बात सुन लें। अली भाई प्लीज मेरी बात सुन लें, मैंने आपकी बहुत खामोशी से बात सुनी। चलें आप सियासत कर लें, आप आ जाएं, आप थर पे सियासत कर लें, आप थर की कहत शादी के ऊपर सियासत कर लें, क्योंकि यही तो आपको आता है ना, और क्या करना आता है आपको? अच्छा अली साहब, जरा लेट नाज बीबी टॉक थी, लेट हर कंप्लीट। अच्छा अली साहब, लेट नाज कंप्लीट थी। अली साहब नाज बीबी को कंप्लीट करने दे, बात कंप्लीट करने दे, मुझे बात करने दे। देखें, आप थर पे सियासत करते हैं, आपको थर की कहत खाली तो नजर नहीं आती। एक नेचुरल कैलेमिटी है, एक सहरा है, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक एरिया है जो कि एक सहरा के ऊपर। बात करने दें। फिर मुझे ये बताइए कि रिलीफ में तो आपको पैकेज के लिए कराची में कुछ नजर नहीं आता। जो नफ्से नफीस लोग हैं, जो कल तक कराची की बदअमनी के सबसे ज्यादा जिम्मेदार थे, जो कल तक कराची की घोस्ट एम्प्लॉयज से सबसे ज्यादा जिम्मेदार थे, जिन्होंने केबीसी का सत्यानाश करके रखा, जिन्होंने कराची का करता धरता। अच्छा आपने कराची में किया क्या जी? अच्छा नाज बीबी, आप एक दो चीजें बता दें, आपने कराची में किया क्या? मुझे बोलने का मौका दें। 2.5 करोड़ आबादी के शहर के मेयर के लिए मैं नहीं, फैसल वारदा इनके अपने एमएनए कल तक बैठकर उसके खिलाफ बोल रहे हैं, चार्जशीट लेकर आए में। अच्छा चले जी, फैसल वारदा को भी छोड़ दे, स्टेटमेंट्स को भी छोड़ दे। मैं नाज बीबी, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप बताइए कि आप लोगों ने कराची में क्या किया? देखिए, बात यह है कि जो मेयर साहब है ना, जो कराची के कचरों के उठाने के जिम्मेदार हैं, वो अरबों रुपया अच्छा नाज बीबी, मैंने सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं आप। मैं आपके
सवाल का जवाब दे रही हूँ कि अरबों रुपया लेकर भी कराची के कचरों का हल उनके पास नहीं निकला, क्योंकि गटर के नालों के अंदर बोरियां तो इनकी पार्टी ही भरती रही है। अच्छा, चलो। कभी बारिश होती है तो शहर डूब जाता है। ये वर्ल्ड थोड़ी बारिश होती है, थोड़ा पानी आता है, ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा पानी आता है। में इनको वोट नहीं पड़ता। चलो नाज बीबी, अच्छा देखिए मैं जो पूछ रहा हूँ ना, मुझे देखिए ये ब्लेम गेम में चला जाएगा काम, ये सारा काम ब्लेम गेम में चला जाएगा। जो अली बात कह रहे हैं वो उसका जवाब दे दे, या मैं जो कह रहा हूँ या मेरी बात का जवाब दे दे आप। मैंने ये गुजारिश की आपसे कि दो चीजें बता दें, सिर्फ लंबी चौड़ी फहरिस्त की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ दो चीजें बता दें जो आप लोगों ने सिंध में काम किया हो पीपल्स पार्टी में। क्यों नहीं किया? सिंध में थर्ड प्रोजेक्ट, सिंध में थरकोल, जिस थर को ये बार बार सियासत की नजर करते हैं, वहां से थरकोल प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ जिससे एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। सिंध में NICVT जैसे हॉस्पिटल्स हैं जो कि KPK में आपने एक अस्पताल भी नहीं बनाया। लेडी अच्छा चलो लो जी, अली साहब अब आपके पास आ गए, चले नाज बीबी ने दो चीजें बता दी, आगे चलो बाकी चीजें दूसरी संभालो। हुकूमत में ये दो प्रोजेक्ट बताए उन्होंने। मैं आपको जो बात बताता हूँ, देखिए कराची का मसला किया क्या है इन्होंने। लोकल गवर्नमेंट होती है, वेरी शॉर्टली अली साहब, वेरी शॉर्टली। गवर्नमेंट होती है। कराची में चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर कौन है? मुराद अली शाह साहब है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किसके पास है? सिंध गवर्नमेंट के पास है। आपकी BCS बिल्डिंग कंट्रोल किसके पास है? सिंध गवर्नमेंट के पास है। कराची के मेयर को तो दिया है 83 करोड़ रुपया है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर दिया है। 2.5 करोड़ की आबादी को 83 करोड़ में क्लीन कर सकते हैं। चलो ठीक है, ओके। जो गेट 4 था, जो MKM छोड़ के आई थी, पानी का प्रोजेक्ट। तो आप ये कह रहे हैं कि सारा मुद्दा जो पीपल्स पार्टी पे डाल रहे हैं और पीपल्स पार्टी वाले ब्लेम गेम में जा रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? उसमें खड्डे बना दिए इन्होंने। क्लीन सर्विस जिन्होंने 7 साल पहले की शुरू की हुई है, वो तो 3 बजे नहीं चला सके आज तक ये लोग। कराची तो 90% आपको रेवेन्यू स्ट्रीम देता है पाकिस्तान को, उसके साथ इन्होंने वो ज्यादती की है कि ना वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम चलने देते हैं। वज़ीर बल्दियात सईद गनी को बना दिया, और जब बारिशें हुई तो चेंज करके दूसरे नासिर शाह साहब को बना दिया। नहीं फिर ये दूसरी तरफ जा रहे हैं आप अली साहब। एक मिनट, आपने कहा जी कि सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया पीपल्स पार्टी ने। अली साहब आपने कहा, मैंने नाज बीबी से दो चीजें पूछी कि जी आप बता दें आपने सिंध में कौन सा बड़े दो काम किए, उन्होंने बता दिए, ठीक है। अब आगे जो मसला है वो ठीक है, नाज बीबी आप पे ब्लेम कर रही है, आप नाज बीबी पे ब्लेम कर रहे, मैं अवाम की बात कर रहा हूँ। कराची दे अवाम का की होएगा, वो किधर जाए? वो आपकी तरफ देखे, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ देखे, पीपल्स पार्टी की तरफ देखे, या आपके अंदर जो वहाँ पे इधर उधर काम चल रहा है उसकी तरफ देखे? लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को जब तक आप एम्पावर नहीं करेंगे। ओके, गॉट योर पॉइंट जी। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को आप लाना चाहते हैं, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को एम्पावरमेंट देनी चाहिए। आप असलमा बीबी वाइंडिंग रिमार्क्स, एक सेकंड चाहिए, वाइंडिंग रिमार्क्स आपके मुझे बिल्कुल 30 सेकंड में। जी बिल्कुल। अली नवाज साहब बैठे हुए मेरे भाई, आपके प्रोग्राम के तवज्जो से इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, हुकूमत में पंजाब की सिर्फ सूरत हाल देख लें, 100 से ज्यादा डेंगू के मरीज इस वक्त पिंडी DHQ में पड़े हुए हैं। 214 पॉइंट्स लाहौर के अंदर सिर्फ निशानदी की गई जहाँ पे डेंगू का वायरस दोबारा आउटब्रेक कर गया हुआ है। और साहिवाल या उकाड़ा में थोड़े दिन पहले एक खातून है जिसकी चौथी बेटी पैदा होने पर उसके मियां ने उसका गला दबा के मार दिया। इन्होंने मुल्तान में वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर को 1 साल से बंद रखा हुआ है, तनख्वाहें भी नहीं दे रहे। मेरे भाई क्योंकि हुकूमत में थोड़ा सा गवर्नेंस, थोड़ा सा लोगों पर रहम, थोड़ा सा लोगों को ओके, गॉट योर पॉइंट जी। आप सबके पॉइंट्स आगे जी, आप सबके पॉइंट सामने आगे जी। और आपने जो कुछ किया, नून लीग ने जो कुछ किया, पीपल्स पार्टी जो कुछ कर रही है, और PTI वाले जो कुछ करना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने आ गई जी। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए। फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।